उस्ताद होने की अहमियत का अंदाज़ा हम यहीं से लगा सकते हैं कि महबूब खुदा सरवर अंबिया खातिमुन नबीन को उस्ताद होने पे फख्र है। और जो पहली वही है, आपने इरशाद फरमाई, जो पहली वही आपकी जुबान मोजिज़ बयान से हम तक पहुंची, वो भी इकरा बेस्म रब्बिकल्लाज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, इकरा से शुरू हुई, यानी पढ़ने से, तदरीस से, इल्म हासिल करने से उसका आगाज हुआ। आपकी पहली वही और आपका पहला पसंदीदा किरदार उस्ताद का है। आपने खुद भी एक जगह फरमाया कि मुझे मोमिन के दो किरदार पसंद हैं, या वो तालीम हासिल कर रहा हो या वो तालीम दे रहा हो, यानी मुअल्लिम या मुतअल्लिम का किरदार, कि या वो पढ़ते हुए अच्छा लगता है मुझे मोमिन, या पढ़ाते हुए अच्छा लगता है। इन बुनियादी मारूजात को पेश नजर रखते हुए अगर हम देखें तो मुआशरे में रोल ऑफ अ टीचर इन द डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स कि अगर हम इसको देखें तो हमारे मुआशरे में उस्ताद का किरदार, आगही, इल्म, तरबियत, तालीम, मुआशरे की इफेक्टिवनेस, मुआशरे की तरक्की के लिए जो हो सकता है, हमें उस पर तवज्जो फरमाना है, तवज्जो रखना है। हमारे आज के उस्ताद, हर दौर के उस्ताद जो हकीकत में उस्ताद हैं, वो यकीनन एक बड़े और अच्छे और महफूज और मजबूत किरदार के हामिल लोग थे, हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही उस्ताद रहेंगे। अच्छे उस्ताद ही अच्छे माशरों की और अच्छे इंसानों की तख्लीक का बाइस बनते हैं, तरबियत का बाइस बनते हैं। हमारी सोसाइटी में बचपन से लेके अब तक उस्ताद को मेंटोर के तौर पे, एक मॉडल के तौर पे लिया जाता है, उस्ताद को एक लीडर के तौर पे देखा जाता है, उस्ताद को एक बादशाह घर के तौर पे देखा जाता है। एक जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, हमें उस्ताद को हमारे मुआशरे में वारिसाने अंबिया कहा जाता है कि अब नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तो अब वो अल्लाह के पैगाम का की जिम्मेदारी, माशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी, माशरे की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी जिन लोगों पे आती है वो हम असातिज़ा इकराम हैं। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे शानों पे है, हमारे जिम्मे है, उतना ही कड़ा, सख्त और बड़ा एहतसाब भी हमारे ही जिम्मे होगा। इस हसासियत को देखते हुए, इस अहमियत को देखते हुए, हम क्या कुछ चीज़ें हमें बहरहाल फिर देखना होंगी कि एक अच्छा उस्ताद हमें हर हाल में बनना है। एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए हमें क्या क्या करना है। इस सारी चीज़ों पे हम आज गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। मैं लेक्चर नहीं कहूंगा इसे, मैं तदरीस नहीं कहूंगा, मैं पढ़ाना नहीं कहूंगा, इसलिए कि आप सब असातिज़ा हैं, आप सब इन सब बातों से बहुत अच्छी तरह आगाह हैं। बस मैं सिर्फ इतना सा काम करूंगा कि जैसे हमारे दफ्तर में बहुत सारी फाइलें रोजाना की बुनियाद पे आती हैं, और वो फाइलें बाज़ का कोई अहम फाइल, उन फाइलों के बोझ में नीचे दबती चली जाती है, ऊपर एक ढेर लग जाता है। मैं उस नीचे पड़ी फाइल को नीचे से निकाल के आपकी रोजमर्रा की तदरीसी जिम्मेदारी में उस फाइल को ऊपर रखना चाह रहा हूँ कि आपको हर लम्हे याद रहे, आपको दोबारा याद करवा दिया जाए, आपको दोबारा तवज्जो दिलवा दी जाए इस अहम फैक्टर की तरफ कि आपने कैसे एक अच्छा उस्ताद बनना है, आपने कैसे उस्ताद होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। इसके लिए उस्ताद होने के नाते जो सबसे पहली चीज़ है, एक उस्ताद के पास इल्म के साथ साथ उसके किरदार में, उसके कैरेक्टर में, उसके रोज़मर्रा के अमलियात में जो चीज़ शामिल होती है वो उसकी पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी है। एक उस्ताद जब अपने शागिर्दों को, अपने तुलबा को, अपने क्लास में आने वाले तुल्लाब को ये कहता है कि रोज़ाना आया करो, वक्त पे आया करो, तो पहला फ़र्ज उस उस्ताद का अपना बनता है कि वो खुद वक्त पे आए, वो खुद रोज़ाना आए। अगर उस्ताद खुद 10-15 मिनट लेट क्लास में आता है, 10-15 मिनट जल्दी क्लास छोड़ देता है, तो वो कैसे दूसरों को कह सकता है कि आप वक्त पे आया करो। अगर उस्ताद खुद छुट्टियां करता है तो, और स्टूडेंट्स को कैसे कह सकता है कि आप छुट्टियां ना किया करो, रेगुलर रहा करो। एक तासीर होती है बात में, जो बात आप कहते हो वो अपने अंदर एक तासीर रखती है। लोग आपकी बात पे तभी अमल करते हैं जब आपकी बात में तासीर होगी। अगर आपकी बात में तासीर नहीं है
तो आपकी बात दीवार पर लिखे एक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है, किताब में लिखे जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। सो उस बात, किताब में लिखी बात और दीवार पे लिखी बात या ब्लैक बोर्ड पे लिखी बात में जो तासीर पजीरी है, वो आपके कैरेक्टर, आपके किरदार, आपके प्रेजेंटेशन से आएगी। अगर आप खुद ऐसा करके दिखा रहे हैं तो आपकी कही बात फौरन अमल पैरा होंगे आपके स्टूडेंट्स उस पर। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर महल किया करता हूँ जरूर। एक वाकया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का, कि एक खातून आपके पास आई। ये सारी चीजें आपकी जानी हुई हैं, आपके इल्म में हैं, आपकी पढ़ी हुई हैं, आप पढ़ाते हैं, बताते हैं। मैं तो सिर्फ एक उस फाइल को ऊपर लाना चाह रहा हूँ जो नीचे की दबकी थी। मैं तो सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ चीजों को आपके इल्म में दोबारा जरा तरजीह पे लाने के लिए। तो एक खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसका छोटा सा बेटा साथ था। आपसे रिक्वेस्ट की उस खातून ने कि "ए अल्लाह के प्यारे नबी, ए रसूल खुदा, मेरा बच्चा शक्कर बहुत खाता है, इसे जरा तनबीह कर दीजिए, इसे जरा नसीहत कर दीजिए कि शक्कर ना खाया करे, क्योंकि आपकी बात में असर है तो फौरन इस पे असर होगा।" तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कल इसे लेके आना, तो फिर मैं कहूँगा। आप खातून कहने लगी, नहीं मैं आज बड़ी दूर से आई हूँ, तो आप शफकत फरमा दीजिए, आज ही कह दीजिए, आपकी बात का असर होगा, मैं कल आने से बच जाऊंगी। तो आपने कहा नहीं, कल लेके आना इसे, कल मैं यही कहूंगा इसे। वो चली गई। कल आई तो आके आप उसने फिर अपना मुद्दा बयान किया कि मेरा बेटा बहुत शक्कर खाता है, आप जरा इसे रिक्वेस्ट कर दीजिए, इसे आप नसीहत कर दीजिए, इसे आप समझा दीजिए कि ये शक्कर ना खाया करे। तो आपने उस बच्चे के शाने पे हाथ रख के थपकी दी, प्यार से उसे कहा कि बेटा ज्यादा शक्कर ना खाया करो। तो उस खातून ने कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी, यही बात आप कल फरमा देते तो मेरा आज का चक्कर बच जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल तो मैंने खुद शक्कर खाई हुई थी। यानी तासीर पजीरी, बात में तासीर पैदा करना। मैं खुद बुरी मिसाल देने लगा, मैं खुद स्मोकिंग करता हूं, अगर, जो कि मैं नहीं करता, कभी हमने स्मोकिंग नहीं की जिंदगी में। अगर मैं खुद स्मोकिंग करता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे कहूंगा कि बेटा सिगरेट ना पिया करो, इसके बड़े नुकसान हैं। स्टूडेंट तो जो सोचेगा सोचेगा, मेरी बात में तासीर ही नहीं होगी, असर ही नहीं होगा। पहले करके दिखाना होता है किरदार से, फिर आपकी बात में असर पैदा होता है। दावत हिजुल अशीरा, जो हुजूर ने इस्लाम की तबलीग और नबूवत के ऐलान के लिए पहली मक्का के सरदारों की दावत की, उसमें आपने कहा, किताबों में पढ़ा हुआ है, सिलेबस की किताबों में मशहूर वाकया है, ये भी आपके इल्म में है यकीनन। तो आपने फरमाया कि ए मक्का वालों, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन का बड़ा लश्कर तुम पे हमला आवर होने के लिए तैयार खड़ा है, तो आप मेरी बात का यकीन करोगे? तो आप उन सब ने यक जुबान होकर कहा कि बेशक आप सादिक और अमीन है, एक सच्चे बाप की औलाद हैं, हम फौरन आपकी बात का यकीन करें। यानी मक्का में भी आपके जानी दुश्मनों ने भी कभी आप पे ये नहीं कहा कि आप नाउज बिल्ला मिन जालिम झूठ बोल रहे हैं या आप सादिक और अमीन नहीं हैं। जो ये वो किरदार है जिसकी 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तबलीग की खामोशी से, फिर आपने पैगाम देना शुरू किया, ए मक्का के लोगों, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल। तो कोई मक्के का शख्स ये नहीं कहता था, ये नहीं कह सका कि जो आप नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कह रहे हैं ये गलत है, झूठ है। किसी ने नहीं कभी कहा, लेकिन मानते नहीं थे। अबू जहल से लेके नीचे आखिरी जाहिल उस काफिर तक, किसी ने झूठ का नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इल्जाम नहीं लगाया। ये नहीं कहा कि जो आप पैगाम दे रहे हैं अल्लाह एक नहीं है या आप उसके रसूल नहीं। हमने देखा है ये ऐसा आपके किरदार को, तो आपकी बात पे हम यकीन करते हैं, लेकिन हम अपने खुदाओं को नहीं छोड़ सकते। सो ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको पहले लेना है एक उस्ताद को। हजरत अली के ज़माने खिलाफत में दो साहबा कराम आए और कहने लगे कि वाला हम इस्लाम की तबलीग के लिए फलां इलाके में जाना चाहते हैं, तो आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम कैसे तबलीग करें वहाँ। तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि आप कोशिश कीजिएगा कि आपको तबलीग दीन के लिए जुबान का सहारा न लेना पड़े, इस्लाम की तबलीग के लिए जुबान का सहारा न लेना पड़े। यानी आप अपने किरदार और कैरेक्टर से साबित करें। मुसलमान जहां गए उन्होंने अपने किरदार से इस्लाम को फैलाया। सो एक उस्ताद भी तो एक कैरेक्टर है, एक किरदार का हामिल होना चाहिए। उस्ताद भी तो मुबल्लिग है, पैगंबर
वारिस पैगंबर है। अब हम जब अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है, तो मुआशरे की इस्लाह के लिए, माशरे को अल्लाह की हक़ानियत का पैगाम देने के लिए, माशरे को राह रास्त पे रखने के लिए, अल्लाह के बनाए हुए कवायद ज़वाबित के तहत चलाने के लिए किसी को तो ये जिम्मेदारी निभाना है। तो अब वो वारिसाने अंबिया, आप असातिज़ा कराम, अब हमें और आपको वो जिम्मेदारी निभाना है। तो हम और आप उसी वक्त निभा सकेंगे जब हम पंक्चुअल होंगे, हम रेगुलर होंगे। सो हमें पंक्चुअल होना है, हमें रेगुलर होना है, हमें वक्त पे आना है, हमें रोजाना आना है। यहाँ कुछ चीजें आप सब ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है, चूंकि मैं भी टीचिंग कम्युनिटी से हूँ, मैंने भी जिंदगी का एक लंबा अरसा अपनी तमाम प्रोफेशनल लाइफ 26 27 28 साल की आप ही इस्तिज़ा के दरमियान गुजारी है। वहाँ कुछ चीजें देखने में, मुशाहिदे में आती हैं, कम कम है लेकिन आती हैं, कि दिसंबर चढ़ता है और हमारे इस्तिज़ा को ये मसला दरपेश हो जाता है कि अब मैंने अपनी 25 छुट्टियां, मेरी अभी 10 छुट्टियां पड़ी हैं, वो पूरी करनी है, वो हो ये तो ज़ाया हो जाएंगी। तो फिर वो दिसंबर के महीने में अपनी वो 10 छुट्टियां पूरी करते हैं। हर हाल में छुट्टी आपका इस्तेहकाक है, लेकिन हम अपने बहुत से हकूक, अपने मकसद, अपने मिशन, अपनी जिम्मेदारियों, अपने तालिब इल्मों के आगे सरेंडर कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। यहीं से आप देख लीजिए कि दिसंबर में 10 12 छुट्टियां आपकी रह गई थी, वो आपने कर ली। 10 12 छुट्टियां आपको गवर्नमेंट ने दिसंबर में दे दी, अख्ताम दिसंबर पे कोई 4 5 इतवार आ गए, 25 दिसंबर आ गई, इतवार आ गए, छुट्टियां आ गई। सो पीछे पढ़ाने वाले दिन चंद रह गए आपके पास, शायद 2 3 4 दिन ही बचेंगे आपके पास पढ़ाने के लिए। और दिसंबर हमारे सेशन का पीक होता है, इंतहाई अ, तेजी से हम अपने सिलेबस को और तालीमी जिम्मेदारी को मुकम्मल करने की तरफ जा रहे थे। सो अगर हम अपनी पीक पे आके ऐसा करेंगे तो फिर हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, हमारे बच्चों का कितना नुकसान हो जाएगा, ये जरूर सोचिएगा। सो हमें पंक्चुअल रहना है, रेगुलर रहना है, अपने बहुत से इख्तियारात को, अपने बहुत से हकूक को अपने बच्चों के, अपने मुल्क के, अपने इस जिम्मेदारी के एहसास के आगे सरेंडर करना है, कुर्बान कर देना है। सो ये सबसे पहली चीज। मैं अक्सर कहता होता हूँ, अपने बारे में बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन ये बात मैं जरूर कहता हूँ कि मैंने अपने 27 28 साल दौर में इंतहाई पंक्चुअल रहने की कोशिश की, इंतहाई रेगुलर रहने की कोशिश की। मैं हमेशा कॉलेज लगने से पहले हमेशा पूरी कोशिश रही मेरी, कोई शरी उज़र या कोई फितरी तकाजा दरपेश आ गया, शदीद बारिश हो रही है या शदीद धुंध हो गई है, तो मैं लेट होता था। अदरवाइज हमेशा कॉलेज बहुत सारे असातिज़ा से और बहुत सारे तालिब इल्मों से पहले मैं कॉलेज पहुंचता था, और कह के खुद टाइम टेबल में मैनेज करके मैं अपना पहला पीरियड रखवाता था, ताकि मैं पहले पीरियड से ही तदरीस का आगाज कर सकूं। फिर छुट्टियों का ये आलम था कि पूरे पूरे साल में 2 3 4 छुट्टियां, इससे ज्यादा कभी किसी साल में शायद अगर पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा तो कुछ छुट्टियां की, अदरवाइज वो भी छुट्टियों के बगैर अगर जाना पड़ा, हज पे मैं मसलन गया तो मुझे ज्यादा छुट्टियां करनी पड़ी। अदरवाइज कभी भी 2 3 4 से ज्यादा छुट्टियां साल में नहीं की। मैं अभी पिछले 2.5 साल से माशाल्लाह डीपीए कॉलेज पंजाब हूँ, बहुत बड़ी बड़ी हेक्टिक असाइनमेंट है। हफ्ता इतवार हमारी छुट्टी होती है। अभी तक बहैसियत डीपीआई मेरी सिर्फ 3 छुट्टियां हैं, 2.5 साल में सिर्फ 3 छुट्टियां हैं। सो इससे अब मैं खुद की तारीफ नहीं करनी चाह रहा, लेकिन चूंकि एक मेंटोर भी हैं हम उस्ताद होने के नाते, हम एक मॉडल भी हैं, तो मैं एक अपनी ही मिसाल पेश, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जद्दुल अंबिया ने, खातमुल रसुल ने अपनी मिसाल शक्कर खाई हुई थी तो नसीहत नहीं की। सो मैं अगर खुद छुट्टियां नहीं करता तो आपको छुट्टी ना करने का कह सकता हूँ। मैं खुद रेगुलर आता हूँ, पंक्चुअल हूँ, तो मैं आपको कह सकता हूँ, फिर मेरी बात में असर होगा। सो आप में से बहुत सारे असातिज़ा बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो जो नहीं है, जो रेगुलर नहीं है, जो पंक्चुअल नहीं है, मेरा तखातुब, मेरी गुफ्तगू उनके लिए है। सो अपने आप को वक्त पे रखिए। ये हफ्ता मैंने आपको बताया मेरी छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार मुझे छुट्टी होती है 2 3 हफ्ते में, लेकिन आप में से बहुत सारे असातिज़ा इस बात के गवाह हैं कि मैं हफ्ते वाले दिन अपने कॉलेजेस में होता हूँ, अपनी हफ्ते की छुट्टी यहाँ सर्फ करता हूँ, कुर्बान करता हूँ, और अपने कॉलेजेस में, अपने डिवीजन्स में चला जाता हूँ, दौरे करता हूँ, विजिट्स करता हूँ, अपने असातिज़ा से मिलता हूँ, उनके बहुत सारी चीजें गोश गुजार करता हूँ, उनके साथ बहुत सारी चीजें अलाइन कर लेता हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स कर लेते हैं। सो मैं अपना हफ्ता भी अपने इदारों में गुजारना प्रेफरेबल, एक तरजीह होती है मेरी, प्रेफरेंस पे होती है। सो
और अभी चंद रोज पहले मैंने एक डाटा मंगवाया है कि पिछले 2.5 साल में मैंने कितने कॉलेजेस को विजिट किया है। तो तकरीबन कोई 650-700 के करीब मेरे अकेले के अपने कॉलेजेस के विजिट्स हैं, मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ हवाला जात से। और डेट हिस्ट्री ये कहती है कि शायद पिछले बहुत सारे डीपीआईज को इकट्ठा भी कर लिया जाए तो उन बहुत सारे डीपीआईज के कॉलेजेस के इतने विजिट्स नहीं हैं जितने मुझे अकेले के पिछले 2.5 साल में। 600-700 विजिट कह देने की बात है, ये मुझे पता है कि 600-700 विजिट 2.5 साल में 800 दिन बनते होंगे। उन 800 दिनों में से अगर 600-700 विजिट मेरे कॉलेजेस के हैं तो आप खुद अंदाजा लगा लें। और दफ्तर को भी कभी मैंने खाली नहीं छोड़ा, दफ्तर को भी कभी बंद नहीं किया। बताने का मकसद ये है कि ये चीजें मुझे मेरे इस प्रोफेशन ने सिखाई। मैं 1900 अक्सर मैं कहता हूँ 1997 में जब अल्लाह ने मेरे हाथ में कलम और किताब पकड़ा दिया, जब अल्लाह ने मुझे उस्ताद बना दिया, जब मेरे मौला ने मुझ पे ये जिम्मेदारी डाल दी, तो उसके बाद मैंने अपने जिंदगी के रवैये, रविश, तरीके, सलीके सब कुछ बदल लिए। 1997 से पहले 22 मार्च 1997 से पहले मैं जो कुछ भी था उसके बाद मैं वो नहीं था। मैंने जो सियासतें थी, जो माशरा था, जो यारियां दोस्तियां थी, जो रवैये थे, जो गुफ्तगू थी, जो आपके जिंदगी गुजारने के अंदाज थे, मैंने यकसर सबको बदल लिया। उस वक्त मैंने पीएमएस भी क्वालिफाई कर लिया था, रिटर्न रिटर्न क्वालिफाई नहीं किया था, रिटर्न में मतलब मैं इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं पास हो सका था, थोड़े से नंबरों से रह गया था, लेकिन वो भी मैं अगली अटेम्प्ट करता तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेता और शायद कि अफसर उफसर बन के। मेरी बड़ी बहन चूंकि पीएमएस ऑफिसर थी और बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रही, मैं भी उसी नहज पे जाना चाहता था। लेकिन जब मेरे अल्लाह ने मुझे लेक्चरर बना दिया तो मैंने अपनी जिंदगी के रवैये, रास्ते, तरीके सब कुछ यकसर बदल के रख लिया और अपने आप को डिवोट कर दिया अपने इस प्रोफेशन के लिए। और उसके बाद से आज तक मैंने हर वो काम किया जो एक अच्छे उस्ताद को करना चाहिए। हमें इसके साथ साथ पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी के साथ साथ हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है। मैं क्लासरूम में टीचर जाता है, जब मैं 97 के बाद 1998 में ट्रांसफर होकर लाहौर आया तो मेरी पहली अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट माल्टन कॉलेज में हुई, जहां अखलाक शमसी साहब जैसी अजीम हस्ती एज ए प्रिंसिपल वहां मौजूद थी, जिन्होंने मेरी तरबियत में बड़ा किरदार अदा किया एज ए उस्ताद तरबियत में। तो कैसे अच्छा उस्ताद, कैसे अच्छी ड्यूटियां वहाँ कॉलेज, बुक फेयर्स भी करते थे, लिटरेरी एक्टिविटीज भी, 3-3 दिन के फंक्शंस भी करते थे, बच्चों के तकरीरों के, मिली नगमों के वगैरह बहुत कुछ किया हमने वहाँ पे, मुशायरे भी किए, सब कुछ तदरीस के अलावा, तालीम के अलावा। वहाँ जब मैं आया तो आते ही बच्चों का एक स्किट मुझे देखने को मिला, एक छोटा सा ड्रामा बच्चों ने किया। उस ड्रामे का नाम था करंट। जब वो ड्रामा शुरू हुआ तो एक क्लासरूम का सीन था और उस क्लासरूम में 20-22 बच्चे बैठे हुए हैं, उस्ताद का इंतजार कर रहे हैं। 10-15 मिनट बाद उस्ताद साहब आते हैं, स्टाफ रूम का मंजर दिखाते हैं तो वहाँ उस्ताद साहब बैठे गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, क्लास की बेल हो चुकी है और 5-7-8 मिनट फिर वो अपनी किताबें रजिस्टर ढूंढने में लगाते हैं। फिर वो उठ के क्लास में आते हैं तो 10 मिनट गुजर चुके थे। उस वक्त 45 मिनट की क्लास होती है, 45 मिनट की आई थिंक होती थी। क्लास में आके कहते हैं कि तुम में से कल कौन कौन गैर हाजिर था, तो जो जो कल गैर हाजिर था उसे क्लास से निकाल देते हैं, डांट के सख्त रवैया अपनाते हैं। फिर हाजिरी लगाते हैं, अटेंडेंस लगाने में 5-10 मिनट लगा देते हैं। अटेंडेंस लगाने के बाद वो पूछते हैं किताब किस किस के पास है, तो जिसके पास किताब नहीं होती उसे क्लास से निकाल देते हैं। ये स्किट बच्चे कर रहे हैं और ये जिंदा स्किट था, ये कोई फिक्टिशियस झूठा नहीं था। इसे मजाहिया अंदाज में जरूर पेश कर रहे थे लेकिन एक हकीकत बयान कर रहे थे वो। तो फिर वो उन बच्चों को भी निकाल देते हैं जिनके पास किताब नहीं थी। अब वो कहते हैं जी जिसके पास करंट टेस्ट गाइड है वो बैठा रहे, तो जिनके पास करंट नहीं थी उन्हें भी निकाल देते हैं। पीछे सिर्फ 5-6 बच्चे रह जाते हैं क्लास में। फिर वो कहते हैं करंट है तो ठीक है बैठे, ये 6 बच्चे बैठे हुए। अब जिसने कल जो मैंने पढ़ाया था वो याद करके आए वो बैठे, बाकी चले जाएं। तो बाकी के 6 में से 5 और चले जाते हैं, एक बच्चा क्लास में रह जाता है जिसके पास करंट भी था, जो कल आया भी था और जो सबक भी याद करके आया था। तो उसको फिर वापस कर दे, उसको कहते हैं तुम्हें अब अकेले को मैं क्या पढ़ाऊं। गुस्से में आ जाते हैं उस्ताद साहब और उसको डांट डपट के कि मैं अकेले को क्या पढ़ाऊं, माशरा क्या हो गया, लोग बच्चे कितने लाभ
परवाह हो गई, बच्चों को पढ़ने की फिक्र नहीं है, फला फला, एक लंबा लेक्चर देके अखलाकियत का वो क्लास से बगैर पढ़ाए चले जाते हैं। इस स्किट का नाम बच्चों ने करंट रखा हुआ था, यानी करंट टेस्ट पेपर से या गाइड पेपर से जो भी था। तो उस दिन से मुझे कुछ चीजों की समझ आ गई इब्तदा में कि हमें कैसा टीचर होना है, कैसा नहीं होना है। आप सब अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे एसातिज़ा इकराम हैं, आप में लेक्चरर्स भी हैं जो नए अपॉइंटी हैं। नया तो खैर अभी ट्रेनिंग में नहीं, पुराने ही हैं आप ज्यादातर लेक्चरर भी। आप में एपीज भी शामिल हैं, आप में एसोसिएट प्रोफेसर भी शामिल हैं। सो आप सब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन जो मैं ऐसे टीचर्स भी तो बीच में होंगे ना। सो हमें ऐसा नहीं होना। हमें एक उस्ताद कैसा बनना है, कैसा होना है, कैसा होना चाहिए, ये हमने फैसला करना है। क्यों करना है? इसलिए कि एक उस टीचर मेंटोर भी है, लीडर भी है, बादशाहगर भी है, आलिम फाजिल भी है, इल्मी रुतबा भी रखता है, और इसके साथ साथ वो मेंटोर भी है। मुआशरे में तालिब इल्म उसकी तरफ देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी बात पे अमल पैरा हो रहे हैं या होना चाह रहे हैं। सो जब इतनी जिम्मेदारियां आपके जिम्मे हैं, तो फिर आपको सोचना है कि आपको कैसा होना है और कैसा नहीं होना है। मैं 1 मिनट में दोबारा ज्वाइन करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट आपसे, आधा मिनट लेता हूँ। बहुत माजरत, ऑफिस भी साथ साथ चल रहा है, तो मैं अपने ऑफिस में ही बैठा ही क्लास ले रहा हूँ आपकी। सो हमें ये सब क्यों करना है? इसलिए कि टीचर इस मुआशरे में एक बहुत ही अहम किरदार, अहम रोल प्ले कर रहा है, अहम किरदार अदा कर रहा है। टीचर का मुआशरे में किरदार कितना अफेक्टिव है, कितना अहम है, कितना जरूरी है, कितना एक पिवटल रोल वो प्ले कर रहा है इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द जनरेशन। हमारे वालिदैन, हमारी गवर्नमेंट, हमारा मुआशरा अपने लाखों करोड़ों बच्चों को, इस वक्त हमारे इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में तकरीबन कोई 7 लाख के करीब बच्चे जेवर तालीम से रोजाना आरास्ता हो रहे हैं। सो कम अज कम रोजाना 7 लाख बच्चा आपके पास आ रहा है। वालिदैन आपकी तरफ देख रहे हैं, मुआशरा और गवर्नमेंट आपकी तरफ 7 लाख बच्चों के पेरेंट्स, मुआशरा, मुल्क, सिस्टम आपकी तरफ देख रहा है कि आप इस जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को शेप अप करने में कितना अहम किरदार, किस अच्छे अंदाज में अदा कर रहे हैं। तो इसकी एक मिसाल देके बात आगे बढ़ाऊंगा कि हमने बांग्लादेश को देखा। बांग्लादेश में जहां और बहुत से फैक्टर थे हमसे अलग होने के, वहां एक अहम फैक्टर हमारी किताबों में, हमारे सिलेबस में, हमारे असातिज़ा ने हमें यह भी बताया है, हमारे मुशाहिदे में भी आया है कि बांग्लादेश के तालीमी इदारों में जो टीचर्स थे वो ज्यादातर हिंदू थे। उन हिंदू टीचर्स ने इन 20-22 सालों में जैसा फ्यूचर जनरेशन तैयार की, वो नतीजा ये निकला कि 20-22 साल बाद ही पाकिस्तान बनने के हमारा एक आधा हिस्सा, हमारा अहम तरीन बाजू, हमारा सबसे बेहतरीन बाजू हमसे अलग हो गया, एक अलग मुल्क बन गया। उन्होंने हमसे अलहदगी इख्तियार कर ली। उसमें जहाँ बहुत से और फैक्टर्स थे, वहाँ एक अहम फैक्टर ये था कि उन हिंदू असातिज़ा ने खामोशी से नीचे ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत कर दी थी उन बच्चों की कि वो जब जवान हुए, जब आगे आए, जब फैसला करने की स्टेज पे आए, तो उन्होंने बड़ी आसानी से फैसला कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे। सो हमें बीइंग ए टीचर 3 काम तो जरूर करने हैं। एक, इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है बीइंग मुस्लिम। एक, हमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को प्रमोट करना है। और एक, हमें मुआशरे में अच्छे, मुस्बत और कार आमद शहरी पैदा करना है। सो ये 3 काम अगर हम एक उस्ताद होने के नाते कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं कर पा रहे, तो फिर शायद हमें देखना है, सोचना है, रिविजिट करना है अपने सारे मामलात पे, ताकि हम एक अच्छा उस्ताद बन सकें। इसी तरह उनके अंदर छुपी सलाहियतों को, स्टूडेंट्स के, उनको अपने ऊपर लाना है, उन एबिलिटीज को फाइंड आउट करना है और उन्हें प्रमोट करना है, ताकि अपनी नेचुरल अंदाज, जब अपनी एबिलिटीज के मुताबिक चलेंगे तो वेरी नेचुरल होंगे। जहाँ इंसान नेचुरल होके चलता है, वहां उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड, उसकी इफेक्टिविटी, उसकी डिलीवरेंस बहुत बेहतर होती है। जहाँ आर्टिफिशियल चलना पड़ता है, एक प्री इंजीनियरिंग
को पसंद ना करने वाले बच्चे को हम प्री इंजीनियरिंग में लगा दें तो वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकेगा जितना अच्छा वो शायद इंग्लिश लिटरेचर में, आर्ट्स में या आईसीएस में आके दे सकता है। तो अगर हम उसे आईसीएस में ले आएंगे तो बेहतरीन टूल बन जाएगा, बेहतरीन रिसोर्स बन जाएगा आपके लिए। अगर हम जोर लगा के उसे इंजीनियरिंग में ही रखेंगे तो शायद वो इतना अच्छा इंजीनियर तो बन जाएगा, लेकिन शायद इतना अच्छा ना बन सके जितना हम चाह रहे हैं। स्लाइड्स बहुत आगे ना चलाइए, मैं भी 2 स्लाइड पीछे हूँ, इससे पिछली स्लाइड पे आ जाइए प्लीज। सो हमें कोशिश करना है, सिकंदर आजम ने जैसे कहा था कि हमें मेरा एक बाप मुझे आसमान की बुलंदियों से जमीन पे लाया था और मेरा दूसरा बाप मुझे यानी उस्ताद मुझे जमीन की सतह मुर्तफा से आसमान की बुलंदियों तक ले गया। तो अगर हम अपने बच्चों को जमीन के सतह मुर्तफा से K2 की बुलंदियों तक लेके जा रहे हैं तरबियत करके, तो हम फिर अच्छे उस्ताद हैं, हम फिर अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर हमारा मुआशरा जवाल पजीर है, अगर हमसे तालीम हासिल करने वाले तलबा मुआशरे में अपना अहम अच्छा किरदार अदा नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें अपनी तरफ नजर मारना है, हमें अपने मामला को रिविजिट करना है, रीएडजस्ट करना है, दोबारा से खुद को मजीद बेहतर, मजीद इफेक्टिव, मजीद अच्छा बनाना है। सो ये जब भी हो सकता है जब हमारी प्रायोरिटी, हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम, हमारा क्लासरूम होगा। शेख सादी ने फारसी में एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है, कहा था कि दरसे अदीब अरबवद जमजमा मोहब्बती जुम्मे ब मकतब आवरद तिफले गुरीज पायरा, कि अगर उस्ताद का लेक्चर मोहब्बत का जमजमा होगा, मोहब्बत के मौसीकी बिखेर रहा होगा, तो फिर जुम्मे वाले दिन भी यानी छुट्टी वाले दिन भी वो स्टूडेंट जो क्लास से गुरेज पाता, जो क्लास में आने से डरता था, थकता था, पसंद नहीं करता था, नहीं आना चाहता था, वो छुट्टी वाले दिन भी आपकी क्लास में आ जाएगा। रोजाना तो आएगा, छुट्टी वाले दिन भी आ जाएगा। सो अगर ऐसा आपका लेक्चर है, अगर आपकी क्लास में बच्चे तवज्जो से आते हैं, शौक से आते हैं, रोजाना आते हैं, पंक्चुअल हैं, रेगुलर हैं, तवज्जो से सुनते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप कामयाब इंसान हैं, फिर आप कामयाब उस्ताद हैं, फिर आप बेहतरीन वारिसाने अंबिया हैं। सो इतनी जिम्मेदारी आपने निभा ली। अगर ये जिम्मेदारी निभा ली तो फिर आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पा लिया। सो आप उस्ताद होने के नाते उनकी नेचुरल एबिलिटीज को भी नर्चर करेंगे, उनके स्किल्स को प्रमोट करेंगे, उन्हें ऐसे स्टूडेंट्स बनाएंगे जो फ्यूचर में आपके काम आएंगे। सो इस सिस्टम में जहाँ तालीम और तरबियत साथ साथ चलती थी, जहाँ हमने देखा कि तालीम और तरबियत में से तरबियत को पहले निकाला गया, अब तालीम भी थोड़ा पीछे पसे पुश्त है और इंफॉर्मेशन को आगे रखा जा रहा है। सो हमें उस मुआशरे में रहते हुए अपना किरदार इंफॉर्मेशन देने के से हट के एक अच्छा तालीम देने वाला भी बनना है, एक अच्छा तरबियत करने वाला भी बनना है। सो इन सारी चीज़ों को हमें साथ साथ लेके चलना है, तब हम वारिस अंबिया होंगे, तब हम इस मुआशरे में अपना रोल एक टीचर के तौर पे एक कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स में अदा कर सकेंगे, वहाँ बेहतर अंदाज में बता सकेंगे कि हमने अपने हिस्से, अपने जिम्मे के काम कर लिए हैं। यही अगली अगर स्लाइड की तरफ आए तो टीचर क्या है, एक उस्ताद क्या होता है, हम किसको एक टीचर मानते हैं। सो एक टीचर मस्ट हैव ग्रिप ऑन द concept ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट। जो आप पढ़ाने आए हैं वो तैयार करके आइए, वो अच्छे तरीके से पढ़ाइए, इफेक्टिव तरीके से पढ़ाइए। ये ना हो कि आप जो पढ़ाने आए हैं वो आपका अच्छा तैयार नहीं है, एक स्टूडेंट आपसे सवाल करता है तो आप उसे गलत जवाब देते हैं। मेरा ख्याल है हमें हमेशा यही पढ़ाया गया है कि उस्ताद गलत जवाब ना दे, बेशक कल का टाइम ले ले, नॉलेज तो नहीं उसके पास उस चीज़ का, लेकिन उसे गलत, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने टौर कायम रखने के लिए, बजाय इसके कि वो गलत तरीके, गलत नॉलेज दे जाए वो अगले दिन के टाइम, लेकिन अगर वो प्रिपेयर होके आया है, अपने टॉपिक के साथ मुंसलिक दीगर चीज़ों पे भी नज़र डाल के आया है, तो फिर वो आसानी से इस मरहले से गुजर सकता है। और अगर वो तैयारी के साथ नहीं आया, बस क्लासरूम में आ गया है, तो फिर उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सो जब भी आप क्लास पढ़ाने आए, बेशक आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 27 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर नए दिन में
इल्म के तकाजे बदल जाते हैं, असातिज़ा के सवालात बदल, स्टूडेंट्स के सवालात बदल जाते हैं, असातिज़ा के और हमारे मयार तालीम चेंज हो जाता है। सो उन सबको पेश नज़र रखते हुए आपने मौजूदा ज़माने के इल्म के मुताबिक अपने लेक्चर को उन तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए तैयार करके आना है। आपने वो सवालात पहले से तैयार करके आने हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनका जवाब दे आपको ठहराया जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना है, तैयार करना है, रेडी करके आना है। सो आपको मुख्तलिफ टेक्निक्स आती होनी चाहिए टीचिंग के लिए, आपको मुख्तलिफ तरीके, ये आपको आगे एक लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से कोई और टीचर पढ़ाएंगे ये इंशाल्लाह। सो आपको वो टेक्निक्स, वो तरीके, वो अंदाज आते होने चाहिए जो जदीद दौर में आपको हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सो टीचिंग एज ए नोबल प्रोफेशन अगर हम देखें तो अ टीचर मस्ट हैव, टीचिंग एज ए नोबल प्रोफेशन में अगर हम देखें, अगली स्लाइड कीजिएगा, तो इसमें क्वालिटीज ऑफ अ टीचर क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे टीचर को अमल पैरा होना है, करके दिखाना है। उसमें सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसमें एक टीचर को एम्पैथेटिक होना पड़ता है, उसमें एम्पैथी का होना जरूरी है, उसमें क्रिएटिविटी का होना जरूरी है। एक टीचर जब तक तख्लीक कार नहीं हो सकता, वो एक अच्छा उस्ताद हो ही नहीं सकता। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े इफेक्टिव होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। जो बात वो करे उसे जो तालीम, जो तदरीस वो कर रहा है, करनी चाह रहा है, जो उसको सिलेबस दिया गया, जो कंटेंट उसे दिया गया, उसे बड़े कम्युनिकेटिव और इफेक्टिव अंदाज में उसे उन तुलबा तक पहुंचाना है। अगर वो पहुंचा रहा है तो वो कामयाब है, अगर वो नहीं पहुंचा पा रहा तो फिर उसे खुद पे एक नजर डालना है, अपने पर्सनल स्किल्स को देखना है, अपने अंदाज को देखना है, अपनी सलाहियतों को और बेहतर अंदाज में बुरुएकार लाने के लिए उसे कोशिश करना है। उसे पॉजिटिव और फेयर होना है। बाज़ औक़ात हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी पॉजिटिविटी की वजह से ठीक हो जाती हैं। सो हमें अपने टीचर को, चूंकि तालीम के साथ साथ, तदरीस के साथ साथ तरबियत का पहलू भी उसके जिम्मे आ रहा है, चूंकि वारिस अंबिया है, तो फिर उसे पॉजिटिविज्म और फेयरनेस के साथ आगे चलना है। उसे फेवरेटिज्म को नहीं देखना, उसे मुआशरे की नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं होने देना, नहीं करना। मैं एक मिसाल जहन में आ रही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के प्यारे नबी, एक दफा अपने हवारियों के साथ कहीं से गुजर रहे थे। ये सारी बातें आपकी सुनी हुई हैं, मैं सिर्फ उस फाइल को ऊपर आना चाह रहा हूँ जो कहीं नीचे दब गई फाइलों के बोझ में, जरा ऊपर आ जाए, आपको दोबारा से याद हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं से गुजर रहे थे अपने हवारियों के साथ, वहां एक गधा मरा पड़ा हुआ था, गल सड़ गया था, गंदी बदबू उसमें से आ रही थी, उसका गोश्त सड़ा हुआ था, मक्खियां, जानवर उस पर भिनभिना रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे उसे, और बड़ी ही गंदी हालत में था। तो उसके हवारियों ने अपने मुंह पे हाथ रख लिए, कपड़ा रख लिया, और कहने लगे कि कितनी बदबू आ रही, कितना गल सड़ गया, कितना करी हो गया ये मंजर। तो नफरत का इजहार किया। हजरत ईसा ने उस गधे की तरफ देखा और कहा, देखो इसके दांत कितने सफेद हैं। यानी उस इतने नेगेटिव तरीन सीन में से भी उन्होंने कितनी पॉजिटिविटी सामने ला के दिखा दी। सो ये वारिसान अंबिया, अंबिया का और वारिसान अंबिया का ये किरदार है कि वो मुआशरे की उन मनफी पहलुओं में से भी मुस्बत पहलू निकाल के दिखा सकते हैं, बयान कर सकते हैं। मसलन मैं अपने बच्चों को अक्सर की मिसाल दिया करता हूँ कि हमने कायदे आजम के 14 नुकात दिए मैंने आपको पढ़ने के लिए, आप सिर्फ 2 ही याद करके आए हो। ये क्या भाई, इस पे मैं डांट डपट, सख्त बोलना और बुरा भला कहना, नाहंजार और क्या क्या शुरू कर दूंगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं उसे शाबाश दूं, जैसे रिवार्डिंग का आगे भी आ रहा है कि शाबाश दूं कि बेटा शाबाश, आपने बड़ा अच्छा किया, 2 तो नुकात याद हो गए, बाकी के जो 12 हैं उनमें ये नुकात हैं, अगर ये भी याद कर लो तो बहुत ही अच्छा, आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, आपको कायदे आजम की कोशिशों का भी पता लग जाएगा, आपको पाकिस्तान बनाने की वजूहात भी पता लग जाएंगी, आप और सारी चीज़ें भी सीख लोगे। सो हम इस अंदाज से भी चीज़ को आगे लेके बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा रिवार्डिंग हो जाए, थोड़ा सा पॉजिटिविज्म हो जाए, तो हमारी टीचिंग, हमारा नॉलेज, हमारा इल्म देने का सलीका तरीका जो बहुत मुस्बत और इफेक्टिव हो जाता है। सो इसके साथ साथ हम थोड़ा सा, चूंकि टीचिंग एक संजीदा शोबा है, टीचिंग एक काफ़ी हद तक मतानत और संजीदगी मांगता है, इसमें नॉन सीरियस लोग ज़्यादा नहीं चल पाते, लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं
तो हम अक्सर देख लेते हैं कि हमारा आज का टॉपिक ज़रा खुश्क है, तो तलबा में थकावट का एहसास ज़्यादा जल्दी हो गया है, ज़्यादा सोच विचार पे आज का टॉपिक मजबूर कर रहा है। तो तलबा ज़्यादा थक गए हैं, शायद 15 20 22 25 मिनट के बाद वो थकना शुरू हो जाते हैं। जहां बच्चा थक जाएगा वहां आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा नहीं। जहां आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा नहीं, वहां आपकी बात जो आप कर रहे हैं, जो आपने बताना पढ़ाना समझाना सिखाना चाह रहे हैं, वो अमल रुक जाएगा, वो जाया होना शुरू हो जाएगा। सो उस बात को लाइव इफेक्टिव अट्रैक्टिव रखने के लिए आप थोड़ा सा अपने संजीदा अंदाज में ह्यूमरस और लाइवलीपन पैदा कर सकते हैं, ताकि उस थकावट के मोड से वो निकल आए और दोबारा आपकी बात पे तवज्जो हो जाए, कंसंट्रेट करें और जो आप बयान कर रहे हैं। सो इस अंदाज से आप बड़ा इफेक्टिवली अच्छे तरीके से जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, उसे उन बच्चों तक पहुंचा सकेंगे। आपका किरदार इफेक्टिव हो जाएगा। सो एक टीचर को रिलायबल होना चाहिए, जो वो कहे वो करके भी दिखाए। शागिर्दों को अपने टीचर पे यकीन होना चाहिए कि हाँ, जो कह रहा है ये करता भी है। पैशन होना चाहिए। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा पैशन चाहिए होता है। इसमें रिवार्ड, इसमें अवार्ड बहुत कम है। लेकिन दुनियावी हवाले से बात करूं, लेकिन अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ देखें तो अल्लाह भी उस्ताद को बहुत ऊंचा मुकाम देता है। अल्लाह के रसूल ने भी इन्हीं बोस्त मुअल्लिम कह के मोमिन का बेहतरीन किरदार खुद डिफाइन करके इल्म की अहमियत को जाहिर करके, और अल्लाह ने पहली वही इकरा भेज के और तालीम की अहमियत बयान करके खुद एक उस्ताद के किरदार को डिफाइन कर दिया है। सो हमें ये सारी चीजें सामने रखते हुए एक अच्छा टीचर बनना है, ताकि हम मुआशरे की अच्छी तश्कील कर सकें, अच्छी तरबियत कर सकें। फिर एक उस्ताद को मोटिवेशनल होना चाहिए। वो जो कहे उसे अपने स्टूडेंट्स को, अपने सामने बैठे हुए तुलबा को, तालिबात को मोटिवेट कर सके, आमादा कर सके कि उन्होंने ये सब कुछ करना है, उन्होंने सब कुछ करके दिखाना है, वो ये सब कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें अगर हम कर लेंगे तो फिर ये हमारी अच्छी क्वालिटीज गिनी जाएंगी, अच्छा गिना जाएगा इसमें। सो इसके साथ साथ एक टीचर को एक्टिव लिसनर भी होना चाहिए। सिर्फ बोलना ही इसके लिए बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट्स बहुत से उनके जहनों में क्यूरीज होती हैं, सवालात होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगली स्लाइड कर दीजिएगा। तो उन सवालात को सुनना, बाज का तो वो सवाल ज़ाहिर है स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का सवाल एक उस्ताद के मयार का तो नहीं हो सकता, नहीं होता। तो अगर उस सवाल में कुछ कमजोरी को सुकम कोई ढीलापन रह गया है तो इसका बुरा नहीं मनाना। आपको बड़ी तवज्जो से स्टूडेंट की बात सुनना है, बड़े गौर से सुनना है और फिर डिसाइड करना है कि इसका जवाब देना है या नहीं देना, या किस अंदाज में देना है और किस अंदाज में इसको सवाल को मॉडिफाई करना है और उसको जवाब की तरफ लाना है। फिर एक टीचर एक अच्छा नर्चरिंग करता है, ऑनेस्टली अपना किरदार अदा करता है, पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी का हमेशा ख्याल रखता है, विलिंगनेस टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए भी एक अच्छा टीचर आमादा रहता है। हम दुनिया के जितनी इल्मी तब्दीलियां हमने देखी हैं दुनिया में, एक पहिए के दौर से लेके, यानी साइकिल मोटरसाइकिल के दौर से लेके, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कितना इनकलाबात अपने पिछले 40 45 50 साल में देखे। इलेक्ट्रॉनिक्स को आज हम डिजिटल दुनिया में ले आए हैं। आज हम मशीनों के, इंसानों के इतने मोहताज शायद नहीं रहे जितने हम माजी में होते जा रहे थे। सो ये तमाम तर जदीदियत, ये तमाम तर तरक्की, ये तमाम तर बुलंदियां हमने देखी हैं अपने जमाने में। सो इस सारे कुछ को देखने के बाद अगर हम इसका हिस्सा बन जाते हैं, विलिंगनेस टू लर्न हमें मौजूद है, तो हम मुआशरे में अच्छा उस्ताद बन सकते हैं। लेकिन अगर हम आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में, अगर हम इस जदीदियत को कबूल नहीं करेंगे, अगर हम इस जदीदियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर हम अपने टीचिंग टूल्स में इन जदीद सहूलियात को शामिल नहीं करेंगे, तो हमारी इफेक्टिविटी और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी, पीछे रह जाएगी। सो हमें जदीद जमाने के तकाजों के तहत खुद को ढालना है, आमादा करना है, सीखना है, अपने इल्म को उस जदीदियत की भट्टी में से गुजार के ज्यादा बेहतर बनाना है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी आप में होने चाहिए। आप क्लास को एक ऑर्गेनाइजेशन
के तौर पे लेके चल रहे हो। आप उस इदारे को, एक इदारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बहुत से टीचर्स हैं, आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड है, सरबराह है, जिसे आपको कंप्लाइंस देना है, जिसे आपको सपोर्ट करना है, जिसे आपको हर हवाले से बेहतरीन बन के दिखाना है उस इदारे के लिए। उस अपने किरदार, जो आपको किरदार दिए गए या जो भी किरदार आपको टीचिंग के अलावा दिया जाए, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको दी जाए, कोई डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज आपको दी जाए, असाइन की जाए, कोई और ड्यूटीज आपको असाइन की जाए, तो आपने उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का मुजाहरा करते हुए बहरहाल बताना है कि आपने बेहतरीन अंदाज में प्रोफेशनल एथिक्स का मुजाहरा करते हुए अपनी ड्यूटीज को निभाने की कोशिश की है। आपका सबसे अहम टूल जो आपकी इफेक्टिवनेस, आपके एफिशिएंसी को बेहतर करेगा, वो आपकी डिग्निटी है। आपको अपनी ड्यूटी को बड़े डिग्निफाइड तरीके से निभाना है, चलाना है। आप में कंट्रोल और लीडरशिप होनी चाहिए। आपकी क्लास में बैठे 100 बच्चे, पहले बच्चे से आखिरी बच्चे तक आप लीड कर रहे हो, आपका हुक्म चल रहा हो, आपकी बात सुनी जा रही हो, आपका कंट्रोल ऐसा हो, बच्चे आपस में बातें ना कर रहे हो, बच्चे जब मर्जी आए जब मर्जी जाएं ना कर रहे हो, बल्कि उस्ताद के आने से पहले बच्चे क्लास में मौजूद हो और आप उस क्लास को लीड कर रहे हो, आपकी मर्जी और मंशा से वो क्लास चल रही हो। जो पढ़ाना है आपने डिसाइड करना है, कैसे पढ़ाना है आपने फैसला करना है, कितना पढ़ाना है आपने, कब टेस्ट लेना है ये फैसला आपका होगा, किस बच्चे को कितनी मेहनत करना है ये फैसला आपने करना है, क्योंकि हर बच्चे का क्लास में मयार समझने का, याद करने का, इम्तहान देने का मुख्तलिफ होता है। सो उसकी एबिलिटी को देखते हुए आपको बहुत सारे फैसले करने होते हैं। फिर जैसे मैंने अभी विलिंगनेस टू लर्न में बताया, टेक्नोलॉजिकल स्किल आपके पास होना चाहिए। मॉडर्न मॉडर्न गैजेट्स आपकी क्लास में कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडर्न मेथड्स कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने सेल्फ एवल्यूशन कैसे करनी है कि जो मैंने पढ़ाया वो कितना इफेक्टिव रहा, मैं कितना अच्छा उस्ताद बन सका, मैं कितना अच्छे अंदाज में अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को आगे प्रेजेंट कर सका हूँ, कितने अच्छे अंदाज में मैं ये सब कुछ बता सका हूँ, और एक अच्छा टीचर होने के नाते मैं अपना किरदार किस हद तक बेहतर अंदाज में पेश कर सका हूँ। सो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो समझे आप एक क्वालिटी टीचर हैं, आप एक बेहतरीन उस्ताद हैं, आप एक अच्छे उस्ताद हैं यकीनन। सो ये सारी चीजें देख लीजिए। इसके बाद हम आखिर में आके फैसला करेंगे कि टीचर शुड बी प्रेजेंटेबल। सो एक उस्ताद को काबिल कबूल होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। हमारी आज की लास्ट स्लाइड यही है। एक उस्ताद जब तक इफेक्टिव, जब तक प्रेजेंटेबल नहीं होगा, मैं एक मिसाल यहाँ दिया करता हूँ कि शायद अभी पीछे मैंने कहा है कि शकरगंज कॉलेज, एक कॉलेज में, किसी देहाती कॉलेज में मैं पढ़ाने गया, तो वहाँ पे एक टीचर पढ़ाने आए अपनी मोटरसाइकिल पे। पीछे उन्होंने एक बोरा सा रखा हुआ और कुछ और सामान रखा हुआ, और बड़े बड़े ही कैजुअल से हुलिये में, अजीब से नाकाबिले कबूल हुलिये में आए। तो मैं लॉन में बैठा चाय पी रहा था, अभी मेरा पीरियड एक हो चुका था, बाकी होने थे। तो मैंने इस्लाम लिया उनसे अदब से और उनसे पूछा कि सर खैरियत, आज आप छुट्टी पे हैं या कैसे आना हो। मैं टीचर था, मैं उनका कुलीग था, प्रिंसिपल तो नहीं था मैं, लेकिन अपना अंदाज होता है, तरीका सलीका होता है। तो कहने लगे पंजाबी में कि नहीं नहीं, मैं बस वो थोड़ा देर हो गई सी, क्लास मेरी लंघ रही थी, तो मैं क्या चलो क्लास लवा फटाफट, तो फिर मज्जा ली पट्ठे कट उतरने सन, तो मैं नाल ले आया। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए आप कि वो टीचर किस हुलिये में होंगे और उनका क्या प्रेजेंटिव, क्या प्रेजेंट कर रहे होंगे वो जब वो क्लास में गए होंगे। तो जब इस हुलिये में हम रोजाना क्लास में जाएंगे, इस अंदाज में क्लास में जाएंगे, कई मरतबा मैंने देखा कि बड़े ही कैजुअल से अंदाज में ट्रैक सूट पहन के, जोगर शूज पहन के टीचर्स क्लास में आ जाते हैं। बड़ी अजीबोगरीब सी जीन्स पहने, सलीके करीने पहने, अच्छा लिबास है, लेकिन जीन्स भी बड़ी कटी फटी सी और अजीबोगरीब अंदाज की पहन के क्लास में आ जाते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी तासीर पजीरी खो देंगे। सो आपको कोशिश करना है कि एक अच्छा टीचर बनना है। एक प्रेजेंट, ये अगली स्लाइड कर दीजिए, मैं आखिरी स्लाइड पे हूँ इस वक्त काफी देर से। तो आपको कोशिश करना है कि रेगुलर होना है। एक अच्छा टीचर कैसा हो सकता है? आपको पंक्चुअल होना है, जैसे हमने पहले भी कहा। आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, लेक्चर के हवाले से, बाकी हवालों से। आपको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि तमाम टीचर गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो हमारे तमाम प्रोफेसर का एक ड्रेस कोड है, हमें उस ड्रेस कोड को फॉलो करना है। हमें देखना है कि अगर हम शलवार कमीज पहन रहे हैं तो वो अच्छा प्रेस इस्त्री हुआ हो, उसके नीचे शूज जुराबें उसकी मुनासबत से हो,
और वेस्ट कोट पहने तो बहुत ही अच्छी बात है, शलवार कमीज के ऊपर उनकी शख्सियत में एक कशिश, एक रोब, एक जाज़बियत आ जाएगी। अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो पैंट शर्ट में आप अगर कोट का और टाई का इजाफा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना अगर कोई जैकेट पहनना चाह रहे हैं तो एक मुनासिब और अच्छी जैकेट हो, अदरवाइज कोट पहने तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा। आपके जूते साफ सुथरे हो, आपका लिबास धुला हुआ इस्त्री किया हुआ हो, आपके बाल, आपका चेहरा साफ सुथरा और वेल मैनेज्ड, मेंटेन्ड हो। सो ये सारी चीजें हमें देखना है। वेल बिहेव्ड हो हमारे टीचर। बाज औकात सब टीचर तो नहीं, टीचर बहुत अच्छे पोलाइट और बड़े धीमे मीठे मिजाज के होते हैं, लेकिन बाज औकात टीचर बड़े करख्त होते हैं। कुछ टीचर्स तो उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें शफीक होना चाहिए, उन्हें बड़ा ही नरमी से बात करने वाला होना चाहिए, उन्हें बहुत अच्छा बिहेव करना चाहिए। देर से आने वाले बच्चे को दरवाजे से ही डांट डपट गाली गलौज शुरू नहीं कर देनी चाहिए, बल्कि उससे पूछना चाहिए कि बेटा क्यों देर से आए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। आइंदा के लिए उसे तनबीह करनी चाहिए कि आप देर से नहीं आना। इम्तहान में फेल होने वाले बच्चों के साथ हम बड़ा बुरा सलूक रवा रखते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने उन बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना है, उन बच्चों को अच्छे तरीके से लेके चलना है, उन बच्चों की काउंसलिंग करनी है, उन्हें समझाना है, उन्हें कोई ऐसे तरीके बताने हैं कि जिन पे अमल पैरा हो के वो भी पास हो सकते हैं, वो भी अच्छे नंबर ले सकते हैं, वो भी इस मुआशरे का अच्छा फर्द बन सकते हैं। सो बड़ा ही मॉडल एंड मेंटोर होना चाहिए। हमारे टीचर को डे वन से हमारे बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे टीचर को एक मॉडल टीचर होना चाहिए, मेंटोर होना चाहिए, ताकि मुआशरा अगर उसे फॉलो कर रहा है तो उसे फॉलो करके सही सिमत में जाए, ठीक अंदाज में जाए। वो हमारे स्टूडेंट्स अगर हमारे असातिज़ा से सही सीख लें तो यकीनन हम कामयाब भी हैं, हमारा मुआशरा भी कामयाब है, हमारे सोसाइटी भी कामयाब है। जब हमारा मुआशरा और सोसाइटी कामयाब हो जाएगी तो यकीनन पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा, पाकिस्तान तरक्की कर लेगा, पाकिस्तान एक बेहतरीन नहज पे डल जाएगा। हम शिकवा तो बहुत करते हैं कि पाकिस्तान तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, लेकिन हमें इन अंधेरों का शिकवा करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हम अंधेरे में अंधेरा फैलाने का बायस हैं या हमने कोई चिराग रोशन करने की कोशिश की है, हमने अपने हिस्से की शमा की रोशन की है या नहीं की। तो अगर हम अपने हिस्से की शमा रोशन कर दें तो हम कामयाब हैं, हम अच्छे उस्ताद हैं, हमने मुआशरे में अपने होने का सबूत दे दिया है। सो जब हम अपने होने का सबूत देंगे तो जो हमारे हाथों से गुजरेंगे लाखों बच्चे, वो भी अपने होने का बेहतरीन सबूत दे सकेंगे। सो मेरा ख्याल है, मेरी दरख्वास्त है कि हमें उस्ताद होते हुए एक बेहतरीन उस्ताद बनने की कोशिश करना है, एक बेहतरीन अंदाज में डिलीवर करने की कोशिश करना है, ताकि वो लाखों बच्चे जो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो लाखों पेरेंट्स जो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो मुआशरा, वो पाकिस्तान जो इस मुआशरे हमारी तरफ देख रहा है, हम उस पाकिस्तान की तरक्की में, उस मुआशरे की बेहतरी में, उन वालदेन की उम्मीदों में पूरा करने के लिए, उन तालिब इल्मों को कामयाब पाकिस्तानी, कामयाब शहरी, कामयाब इंसान बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। सो आज के लिए मेरी इतनी मारूजात हैं। यहाँ से आगे कोई सवाल अगर आपके पास है या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको इजाजत है, वन बाय वन आप इजाजत लेके कर सकते हैं। जी अगर कोई है तो उन्हें इजाजत दे मोहम्मद दीजिए। अख्तर, आपका माइक ऑन है प्लीज। जी 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 सर। अफजल साहब। मोहम्मद अख्तर, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी फरमाइए अफजल साहब, हम आपको सुन रहे हैं, मुंतजिर हैं आपके। आफ्ताब यकूब, आप क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम आपको वालेकुम इजाजत सर। दी। जी वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। सर मैं गोमिनी कॉलेज जफरवाल से बस सर बात कर रहा हूँ, आफ्ताब यकूब। माशाल्लाह। सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा था और बहुत इम्प्रेसिव था। मैं ये यहाँ पर सर ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये डिस्कशन रेगुलर बेसिस पर कॉलेजेस में स्टार्ट नहीं हो सकती कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए? देखिए मैंने तो खुद आपको कह दिया ना, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ तो नहीं देखना, हमें सिस्टम की तरफ तो नहीं देखना, हमें इंतजार तो नहीं करना कि डीपीए साहब खत लिखेंगे तो हमने रेगुलर होना है, सेक्रेटरी साहब खत लिखेंगे तो हमने रिजल्ट अच्छे करने हैं। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। हम असातिज़ा जी सर।
3 पीरियड पढ़ाने के बाद जब वापस घर की तरफ जाना के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमें क्यों घंटा आधा घंटा कॉलेज में बैठ जाना चाहिए, अपने आपस में स्टाफ रूम में बैठ के हमें यही बातें कर। देखें, हम अपन में प्रिंसिपल पे क्यों छोड़ते हैं कि उसने सबको रेगुलर करना है, उसने सबको क्लास में भेजना है, उसने सिस्टम को चलाना है। हम खुद भी तो जिम्मेदार है ना। हम स्टाफ रूम में बैठ के प्यार जी सर। मोहब्बत में चाय पीते हुए कह सकते हैं कि अंसर साहब आज खैरियत थी, आप देर से आए हैं, कोई मसरूफियत तो नहीं थी? अंसर साहब आप 3 दिन से लेट आ रहे हैं, खैर थी, कोई घर में मसला तो नहीं, कोई मेरे लायक हुक्म है तो फरमाइए। देखिए, तरबियत करने का, डिस्कस करने का अंदाज में जो सारी बातें मैंने की हैं, ये सब तजर्बे की बातें हैं, ये सब हमने किया है। इसके लिए हमें कोई मैनुअल की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी पॉलिसी की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें प्रिंसिपल, सेक्रेटरी और डीपीए के ऑर्डर्स की, डायरेक्टर के विजिट की जरूरत नहीं है। मैंने विजिट्स बेतहाशा अपने कॉलेजेस के किए हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं थी। वो विजिट्स मैंने, आप सब जानते हैं, सिर्फ आपके साथ शेयर ऑफ थॉट के लिए, गपशप के लिए, आपसे मिलने के लिए किए। कभी मैंने आपको कोई पीडा शीडा लटम पटम नहीं किया, इसलिए कि मैं जानता हूं कि आपके अंदर एक मुसले बैठा हुआ है, एक चेक रखा हुआ है। तो आप खुद कीजिए, अपने इदारों में किसने रोका है आपको? ये गुफ्तगू रोजाना कीजिए, ये हर लगे टाइम में कीजिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ कीजिए, अपने असातिज़ा के साथ कीजिए, अपने मुआशरे में ऐसे तकरीबात कीजिए, लेक्चर्स रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, जरूर कीजिए। सर, अगर हायर अथॉरिटी से ये इंस्ट्रक्शन आए कि आप रेगुलर डिस्कस करें स्टूडेंट्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी, कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, तो सर इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। चीज़ है कि अगर हम खुद डिस्कस करें तो सर बाज़ टीचर्स इसको माइंड भी करते हैं कि आप कैसे हमें सजेस्ट कर रहे हैं, हमें सब पता है। अगर हायर बात का अथॉरिटीज थोड़ा अंदाज सा इसको बात का अंदाज होता है ना, एक टीचर सीनियर है। देखें, एक मिसाल देता हूं मैं आपको, सादा सी, टाइम खत्म होने वाला है। मस्जिद नबवी का एक सीन है, दो छोटे छोटे बच्चे, एक 5 साल का बच्चा है, एक 4 साल का बच्चा है। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। रसूल खुदा के निवासे हैं, उनके जेर असर तरबियत पाई है। अली और फातिमा उसके वालिदैन हैं। मस्जिद नबवी में वजू करने के लिए आते हैं और देखते हैं कि एक बुजुर्ग नया मुसलमान गलत वजू कर रहा है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, तो बड़ा भाई, छोटा भाई बड़े भाई को कहता है कि भैया हसन, मैं वजू करने लगा, उस बुजुर्ग के पास बैठ के जरा आप देखिए क्या मैं सही वजू कर रहा हूं। अब वो नया मुसलमान, उसे डांटा नहीं गया, उसे बुरा भला नहीं कहा, तुम क्या मुसलमान, तुम तो वजू गलत कर रहे हो, तुमने क्या नमाज पढ़नी, तुम फला फला। नहीं है, ऐसे नहीं। छोटा भाई बड़े भाई को कह रहा है कि मैं वजू कर रहा हूं, देखिए क्या मैं सही कर रहा हूं। अब छोटा भाई वजू किए जा रहा है, बड़ा बताया जा रहा है, वो मुसलमान सीखे जा रहा है। तो क्या ये टेक्निक, ये तरीका हमें इस्लाम ने नहीं बताया, रसूल खुदा की जिंदगी ने नहीं बताया? अगर बताया तो हम आपस में बैठ के कर सकते हैं। 2 लेक्चरर गप कर लें बैठ के कि यार सॉरी, मैं कल लेट आया था, या फलां दिन मैं लेट आया था, या मैं कोशिश करता हूँ यार मैं लेट ना हूं, मैं अपनी मसरूफियात को पसे पुष्ट डालूं। अब डीपीआई ने खत लिख लिख के आपको कहना है जनाब आपने आना भी है, आपको लेसन प्लान हमने बना के दिया, आपको लेक्चर प्लान हमने, कैलेंडर हम बना के दे रहे हैं, आपके माहाना टेस्ट हमने लेने शुरू किए हैं, आपके रिजल्ट्स आपसे हम बनवा रहे हैं। सो हम कहाँ कहाँ तक आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाएंगे? आप उस्ताद हैं, आपके पास इख्तियार है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छी नीयत के साथ, अच्छे अमल के साथ, अच्छे अंदाज के साथ जरूर कीजिए। मिसालें हजारों मिसालें जो मैं आपको दे सकता हूं, ये काम बड़ों का है वो करें, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि छोटे नहीं कर सकते। अदब आदाब के दायरे में रहते हुए आप भी कह सकते हैं सर वो आप लेट हो गए हैं, तो आप हुक्म कीजिए आपकी क्लास मैं ले लूं, 2 दिन से आप लेट आ रहे थे, या सर कोई मेरे लिए हुक्म है, खैर से आपकी तबीयत ठीक है, मैं आपको घर से ले लिया। मतलब एक अंदाज है बात को कन्वे करने का। हम तो एज ए प्रिंसिपल भी बात को तरीके से कन्वे करके उस पर अमल करवाते थे। सख्ती भी करनी होती थी तो पहले 1-2 मरतबा काउंसलिंग कर लेते थे। सो अपनी जिम्मेदारियों को हम निभा सकते। मेरे ख्याल बाकी दोस्त इस बात को समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सलामत रहें, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया जी। कोई और मेल या फीमेल या कोई प्रोफेसर अपने तजर्बात शेयर करना चाहे? मोहम्मद ज़ीशान अकरम, आपका माइक ऑन है। जी जीशान साहब। जीशान साहब तारुफ करवाइए, कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं? 2-3 मिनट और हैं हमारे गुला- पास, अगर कोई शेयर कर ले। गुलाम शबीर, जी जी सर, गुलाम शबीर आपका माइक ऑन है। आप में से जिन दोस्तों ने भी, मोहतरम असातिज़ा ने अपना हैंड रेज किया था, उनका 1 बाय 1 माइक ऑन कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब और कहाँ से? सर
गुलाम शबीर अर्ज कर रहा हूँ सर, गुलाम शबीर अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जामिया मोहम्मदी शरीफ चनियोट से। माशाल्लाह सर माशाल्लाह, मोहम्मद आपका शरीफ मैंने बहुत विजिट भी किया शुक्रिया, था पिछले आपने साल। अपनी गुफ्तगू सर जी सर, जी आपने फरमाइए। इतनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और एक तकवीयत भरा लेक्चर दिया। सर शायद मैं आपका लेक्चर नोट कर रहा था और लिखने में मुझे शायद तवज्जो हट गई। इंटरपर्सनल स्किल्स, यकीनन आपने बताया होगा, या तो आवाज़ इंटरप्ट हुई होगी और या फिर मेरी तवज्जो अपना मैं लिखने में मसरूफ हूँ। इंटरपर्सनल स्किल्स सर पूछना चाहता था। ये आफ्ताब यकूब साहब ने जो सवाल किया, शायद ये उसका वही आंसर है, वही जवाब है, या कुछ और है? ये इंटरपर्सनल स्किल्स तकरीबन वही है, तकरीबन वही। मैं खुल के नहीं बात करनी चाहता। देखें, आपकी शख्सियत में बहुत सारी वदियत की हैं अल्लाह ताला ने आपको चीजें, कुछ आपने अपने प्रोफेशन के मुताबिक अपने अंदर मॉडिफाई करनी है, चेंज करनी है। आप एक करख्त जुबान, सख्त मिजाज, एक फौजी मिजाज हैं, लेकिन जब आप उस्ताद बन गए हैं तो फिर आपको बहुत कुछ अपने अंदर वो स्किल्स, अपने सब्जेक्ट्स, अपने प्रोफेशन, अपने माहौल, अपने स्टूडेंट्स को देखते हुए, आपके पास लाहौर शहर के गुलबर्ग के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो आपको कुछ और चीजें अपने अंदर पैदा करनी है। अगर आपके पास शकरगढ़ के बॉर्डर के देहातों के बच्चे आ रहे हैं तो आपको अपने अंदर और स्किल्स पैदा करने हैं। सो आपको इंटरपर्सनल स्किल्स में वो चीजें, वो खूबियां, वो चीजें डेवलप करना है। इस पे वैसे एक अलग से लेक्चर होगा आपका भी आगे, या हो चुका है या आगे होना है। तो होपफुली इस पे बाकायदा आपको टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स में आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी होंगे शामिल। लेकिन आपको बहुत कुछ अपने माहौल के मुताबिक, अपने इस किरदार को सब पेश नजर रखते हुए ऐड करना है, बनाना है, डालना है। सो वो चीजें सारी। सर बहुत शुक्रिया मेरे मेरे ख्याल वक्त हमारा मुकम्मल हो गया है। सो आज के लिए इतना ही। मेरी अभी ठीक 2 बजे एक बड़ी मीटिंग भी है, उसकी तैयारी करके इंशाल्लाह जाना है। सो होपफुली आप सब ने बेहतर किया होगा। आप सब के लिए, लेक्चरर्स, एपीज और एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएं कि आप अपने प्रमोशन के फेज में दाखिल हो गए हैं। ये आपके लिए मैंडेटरी है ट्रेनिंग, और हम कोशिश करेंगे आइंदा आपकी ट्रेनिंग फिजिकल करवाएं। लेकिन चूंकि अभी जल्दी थी तो हमने पिछली प्रैक्टिस के मुताबिक आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग की है। आइंदा हम इसको फिजिकल की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सेक्टर साहब इसके बहुत कंसर्न है उनके। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं। इंशाल्लाह जल्द आप अपनी तरक्की पाके अगले ग्रेड में भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, खुदा हाफिज। सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।